आपको रिकॉर्डिंग एंड मैसेज कैसे स्क्रीन शेयर আছে? यस मैम। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट स्टार्ट किए थे। जो हम लोग का कंसेप्ट वगैरह सारा कंप्लीटेड ही है, जितना भी क्वेश्चन था हम लोगों ने कर ही लिया था। वैसे 2 क्वेश्चन है, मैंने एक्स्ट्रा और भी लिया था। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा आधा अधूरा है, वो कंप्लीट करेंगे। दैट इज 18 नंबर का जो क्वेश्चन था। गुड इवनिंग अंजलि। गुड इवनिंग मैम। 18 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने 2 पार्ट करवा दिया था, सिर्फ एक पार्ट करवाया था। दैट इज जर्नल एंट्री। फिर बोला था लेजर पीएल और बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद 19 और एक क्वेश्चन है, वो करने के बाद दूसरा कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले इलास्ट्रेशन 18 जो है उसका बाकी पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बाकी पार्ट में क्या बोला है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो लेजर क्या क्या बनेगा, तो वो देखो, वो तो इधर जैम बोर्ड में है। ठीक है, अभी हम मैं दूसरा यूज कर रहे क्योंकि इसमें हो नहीं रहा, कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, तो देखो क्या क्या लेजर बनेगा। एक तो हम लोग का एंट्री के हिसाब से बनेगा, बैड डेप्ट है, डेटर है, बैड डेप्ट है, डेटर है। मतलब एक बैड डेप्ट का लेजर बनेगा। ठीक है, एक डेटर का अगर बनाना चाहे तो बना सकते, जबकि इस टॉपिक पे डेटर बनाना नेसेसरी नहीं है। एक पीवीडीडी अकाउंट बनेगा। ठीक है, और एक पीएल अकाउंट बनेगा। बस ये कुछ अकाउंट बनेगा और कुछ हमें नहीं चाहिए। तो टोटल 3 अकाउंट हो रहे हैं, वही हम लोग बनाएंगे। तो ठीक है, पहला अकाउंट बनाओ, बैड डेट। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। गुड इवनिंग अभिषेक। इवनिंग मैम। So provision for bad and doubtful debt. नेक्स्ट हम लोग का बनेगा पीएल अकाउंट। पीएल जिसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये पूरा पीएल नहीं बनेगा, एक्सट्रैक्ट बनेगा। और एक बैलेंस शीट बनेगा, वो भी एक्सट्रैक्ट बनेगा। तो बैलेंस शीट, एक काम करते हैं, पीएल और बैलेंस शीट को साइड बाय साइड कर देते हैं, तो इसी पेज में हो जाएगा पीएल और यहाँ पर बैलेंस शीट। देखो, सबसे पहले हम लोग एंट्री जो कॉपी में लिखा हुआ होगा तुम लोग का, वहां से हम लोग को करना है। ठीक है, तो एंट्री, एक सेकंड का चला गया, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। हाँ, ये देखो, बैड डेट टू डेटर, बैड डेट टू डेटर। तो बैड डेट में लिखेंगे टू डेटर बोल के 9,500 और 2,500। ठीक है, तो चलो पोस्ट करते हैं टू डेटर बोल के। टू डेटर 9,500 हम 2 बार नहीं लिख के एक ही बार लिख के टोटल कर देंगे, और 2,500 यानी 12,000। और डेटर अकाउंट मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि नेसेसरी नहीं होता है इस टॉपिक के लिए। चाहो तो कर सकते हो, तो उसमें क्रॉस पोस्टिंग कर दो। अच्छा, इसके बाद बैड डेट टू डेटर, ये दोनों का पोस्टिंग हो गया। डेट है 31 मार्च 2022, डेट है तो लिख लेते हैं 31 मार्च 2022, दोनों ही सेम डेट पे है। उसके बाद पीवीडीडी टू बैड डेट, तो बैड डेट में लिखेंगे बाई पीवीडीडी, सेम डेट पे है 31 मार्च 2022 बाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, हम उसे पीवीडीडी लिख रहे हैं शॉर्टकट में। ठीक है, पीवीडीडी हो जाएगा हम लोग का 12,000। एग्जाम में जिनको लिखना है पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिनका टिक मार्क करना है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना सा ही है। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। पीवीडीडी में क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे टू बैड डेट, टू बैड डेट 12,000। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को इसे क्लोज करना है 1/4/2000
ये हो जाएगा हम लोग का 14। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन में देखो पीवीडीडी पहले से था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन था जिसके बेसिस पे हम लोगों ने किया था, यहाँ पर देखोगे तो ये देखो 1 अप्रैल में बैलेंस था पीवीडीडी का 13,000, मतलब पीवीडीडी अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी बोल के 13,000 हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं यहाँ पर, ये वाला हो जाएगा। ये 1 अप्रैल 2000, कौन सा डेट देखा मैंने, 1 अप्रैल 2000, कौन सा डेट था, 1 अप्रैल 2021, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2021 ये हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ भी लिया था, और उसके बेसिस पे ही एंट्री किया हुआ था 13,000। इस बार पीवीडीडी में यूज कितना हुआ, 13,000 से 12,000 यूज हो गया, ठीक है। और इस बार कितना पीवीडीडी बनाना है वो हमारे एंट्री में हमें दिख जाएगा। वो कहाँ दिखेगा, ये देखो, उसका हम लोगों ने कैलकुलेशन लास्ट क्लास में ही कर रखा था। तो ये देखो कितना हो जाएगा, कितना पीवीडीडी बना है, 15,125। पीएल टू पीवीडीडी, मतलब पीवीडीडी में लिखेंगे बाई पीएल बोल के 15,125, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 2022 बाई पीएल बोल के 15,125। और ये कैसे हुआ है वो मैंने लास्ट क्लास में कैलकुलेट करके दिखा दिया था, कितना हम लोग का डेटर था, कितना बैड डेट हुआ था, ऑलरेडी अवेलेबल 1000, ये माइनस करके ये आ गया था ऑलरेडी अवेलेबल 1000, इसीलिए क्योंकि 13,000 में से 12,000 यूज हुआ है पीवीडीडी में, बचा हुआ है 1000, हम लोग को क्रिएट करना था 16,125 कैलकुलेट करके आया था, जिसमें से अभी हम लोग, क्योंकि हमारे पास 1000 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम लोग बस इतना क्रिएट करेंगे। ये सारा कैलकुलेशन हम लोग का लास्ट क्लास में किया हुआ है। फिर यहाँ पर इसे क्लोज करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, तो इसका टोटल करने से कितना आएगा, 28,125। इधर भी हो जाएगा 28,125, ठीक है। तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, 31 मार्च 2022, इसमें लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस करके कितना आ जाएगा, 16,125, ठीक है। ये लास्ट क्लास किया हुआ था इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा, अब पीएल में क्या लिखेंगे, पीएल में लिखेंगे टू पीवीडीडी बोल के, टू पीपीडीडी बोल के लिखेंगे 15,125, ये एक्सट्रैक्ट वाला पीएल। अच्छा, अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट देखो, डेटर हम लोगों को लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में करेंट एसेट, ठीक है। करेंट एसेट के अंदर क्या आ जाएगा, डेटर। तो डेटर कितना था, तो क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा, लास्ट क्लास में क्वेश्चन ये देखो, डेटर हम लोग का था 3,25,000, उसमें फर्दर बैड डेट हुआ था 2,500, तो उसका एडजस्टमेंट दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सारा चेंज हो गया, 3,25,000 लेस हो जाएगा फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, फर्दर बैड डेट मैंने शॉर्ट में लिख दिया 2,500। तो बैलेंस बच रहा है कितना, 3,22,500, 3,22,500, और लेस करना पड़ेगा पीबीडीडी का 5%, जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ था, ठीक है, कि 5% पीबीडीडी क्रिएट करना है, लेस 5% पीबीडीडी। 5% करने से हम लोग का आता है 16,125, जिसमें से पीएल से लेना पड़ा 15,125, क्योंकि ऑलरेडी 1000 रह गया था, तो ये माइनस करने से आ रहा था 3,06,375। ये सारे कैलकुलेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, बस इसको रेडी नहीं किया था, मैंने बोला था कि तुम लोग इसका होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। और पीएल एक्सट्रैक्ट इस तरीके से बन जाएगा। और एक तरीके से भी पीएल बनाया जा सकता है, एक ऑल्टरनेट तरीका भी है जिससे भी पीएल बना के देख सकते हो, वो भी दिखा देते हैं। एक ऑल्टरनेट तरीका भी है जिससे पीएल बन जाएगा, यहाँ पर दिखा देते हैं, या तो ऐसे बना सकते हो या फिर इस तरीके से बना सकते हो, जैसा तुम लोग को ठीक लगे, दोनों तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम बना के दिखा रहे हैं। देखो, पहले पीएल में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू पीबीडीडी, ठीक है। टू पीवीडीडी, यहाँ पर जो नया वाला हमें क्रिएट करना है 16,125, ठीक है, जिसमें से ऑलरेडी हमारे पास, अच्छा ये इतना है, और हम लोग का बैड डेट कितना हुआ इस बार 12,000, तो इसको ऐड कर देंगे। बैड डेट 12,000, मतलब पीवीडीडी में इतना अमाउंट है और बैड डेट हुआ है 12,000, तो टोटल हो जा रहा है हम लोग का 20,000, नहीं 28,000 होगा, 28,125, और यहाँ से लेस कर देंगे ओल्ड पीवीडीडी,
या फिर किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। अगर ये वाला समझ में नहीं आता है तो देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम लोग का न्यू पीबीडीडी है इतना, ठीक है, और हम लोगों का यहाँ से 16,125 न्यू पीबीडीडी है और बैड डेट जो है वो 12,000 है। मतलब हम लोग को यूज करना पड़ेगा 12,000 का पीबीडीडी, ठीक है। और ओल्ड वाला है हम लोग का, मतलब पहले फिर ओल्ड वाला लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। पहले ओल्ड वाला लिख लेंगे। ये लगा नहीं, एक ही बनेगा, किसी भी एक तरीके से बना सकते हो। ये ऑल्टरनेट बोला ना मैंने, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, दो कैसे एक ही बनेगा। देखो यहाँ पर 16, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ओल्ड पीवीडीडी में है 13,000, ठीक है, जिसमें से यूज हो गया है, ये देखो यूज्ड हो गया है कितना 12,000, रिमेनिंग कितना है 1,000, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, देखो हमारे पास 1,000 है और न्यू पीबीडीडी रिक्वायर्ड कितना है, न्यू पीबीडीडी रिक्वायर्ड है 16,125। तो बेसिकली हम लोग को 15,125 का ही इस बार पीएल से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, या तो ये या तो फिर ये, ऑल्टरनेटिव कोई भी एक तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, जो ठीक लगे। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे, देखो इसके बाद हम लोग 19 नंबर वाला करेंगे। 19 और 20 बोल रहा है एक कंपनी मेंटेन इट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% एंड ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%। तो डिस्काउंट ऑन डेटर भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझ लिया था। ये देखो डिस्काउंट ऑन डेटर पे क्वेश्चन भी किया हुआ है प्रीवियस क्लास में। डिस्काउंट ऑन डेटर किस तरीके से वर्क करता है वो भी मैंने बता दिया था, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग को दो चीज बोला है इस क्वेश्चन में, डिस्काउंट ऑन डेटर एज वेल एज प्रोविजंस वाला भी पार्ट बोल रखा है। बैड डेप्ट बोला है 2 साल का, डिस्काउंट अलाउड बोल दिया है, सन्ड्री डेटर बिफोर प्रोवाइडिंग ऑल बैड डेप्ट एंड डिस्काउंट। मतलब इस डेटर में ना तो बैड डेप्ट का इंपैक्ट आया है ना तो डिस्काउंट का इंपैक्ट आया। ऑन 1/1/2021 प्रोविजंस फॉर बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हैड ए बैलेंस ऑफ दिस वन। मतलब पीबीडीटी और डिस्काउंट का बैलेंस ऑलरेडी इतना इतना है 1/1/2021 को। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट, मतलब हम लोग को लेजर बनाने बोला है, दो लेजर, एक पीबीडीडी एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर बना लेते जो हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, तो बनाओ यहाँ पर इलास्ट्रेशन 19, ठीक है। दो ही अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। प्रोविजंस फॉर बैड डेट इन द बुक्स, अब ये सब लिख लोगे तुम लोग बाद में, ठीक है, जगह रख दो, अगर लिखना है तो बाद में लिख लोगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट एक बनेगा, ये अकाउंट थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से जगह रखना है। और एक बनेगा प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या क्या डेटा है वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग को तो कुछ ओपनिंग बैलेंस भी बोल रखा था कि ओपनिंग बैलेंस है, तो देखो बोल रहा है कि 1/1/2021 में दोनों अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 4550 और एक का है 800, और दोनों ही हम लोग का क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, क्योंकि प्रोविजंस जो जिस भी तरीके का क्यों ना हो वो लाइबिलिटी होता है। तो पहले इसको ब्रॉट डाउन करेंगे। डेट है हम लोग का, डेट नहीं देखा मैंने, डेट एक बार देख लेते हैं, 1/1/2021। तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन होगा 1/1/21 और 1/1/21 में क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस पीटी, बाई बैलेंस पीटी, ये था हम लोग का 4,550 गिवन है क्वेश्चन में, और ये है हम लोग का 800, ठीक है। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब देखते हैं आगे और क्वेश्चन में क्या था। यहाँ पर एक कंपनी में, अच्छा, ये मेंटेन करता है पीबीडीडी 5% का और डिस्काउंट 2% का। अब यहाँ पर बोला है बैड डेट हुआ है 20 में 800 का और 21 में 1500 का, ठीक है। तो 20 में जो बैड डेट हुआ है 800 का, उसका एंट्री क्या होगा। अच्छा, ये ना फिर 1/1/2021 दिया है, और ये हम लोग का इसका मतलब ये जैन टू दिसंबर वाला है, ठीक है। तो ये जैन टू दिसंबर का है, ये भी जैन टू दिसंबर का है।
अच्छा ठीक है, बट एक चीज रॉन्ग है, यहाँ पर ये 0 होना चाहिए तभी जाके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर प्रीवियस ईयर का ओपनिंग होगा, क्योंकि हमें 21 का ओपनिंग कैसे देगा, हम लोग 20 का कैलकुलेट करके फिर ना 21 का ओपनिंग निकालेंगे, मतलब क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गलत दिया हुआ, ये 20 करना पड़ेगा, ठीक कर लो, यहाँ पर ये हो जाएगा 20, ठीक है, 20 का ओपनिंग देगा, उसको कैलकुलेट करके 21 का तो हम लोग खुद निकालेंगे, वो लोग 21 गलती से लिख दिया है, ठीक है। अच्छा अब देखो बैड डेप्ट हुआ है 20 में 800 का, अब ना अकाउंट बनेगा इसके साथ, नहीं तो मैच कैसे होगा। तो बैड डेप्ट होने से एंट्री क्या होता है, प्रोविजंस फॉर बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट होगा, तो 31 दिसंबर 2020 इसमें लिखेंगे टू बैड डेप्ट, टू बैड डेप्ट, ये हो रहा है हम लोग का 800, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, 800 का बैड डेप्ट हुआ है, बस हमारे पास तो बैड डेप्ट अकाउंट है नहीं, बनाने नहीं बोला है। अच्छा फिर डिस्काउंट अलाउड हुआ है 1200, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में लिखेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो यहाँ पर प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट का यूज करेंगे, तो 31 दिसंबर 2020 यहाँ पर लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड 1200, ठीक है। तो प्रोविजंस का यूज करके डिस्काउंट दिया गया, प्रोविजंस का यूज करके बैड डेट को राइट ऑफ किया गया, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर, अब ये ईयर एंड होने वाला है, अब हम लोग को कितना प्रोविजंस क्रिएट करना है, बोला है कि 5%, और कितना डेटर प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट बनाना है 2%, तो हम लोगों का देखो डेटर कितना है, 20 में डेटर है 60,000, तो डेटर के ऊपर ही तो हमें क्रिएट करना होता है प्रोविजंस, तो डेटर 60,000 है, इसमें बोल रहा है बैड डेट चार्ज नहीं किया है ना, तो डिस्काउंट अलाउड चार्ज किया है, तो डेटर से डिस्काउंट अलाउड लेस हो जाएगा और बैड डेट भी लेस हो जाएगा, लेस होने के बाद जितना बचेगा उस पे हमें 5% क्या क्रिएट करना है, पीबीडीडी, इसके बारे में देखो अभी मैंने जो बताया ना, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया हुआ है कि किसके बाद कौन सा आना चाहिए, ठीक है, इसका पूरा डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो हमें क्या करना है, डेटर से डिस्काउंट अलाउड लेस करना है, बैड डेट लेस करना है, फिर प्रोविजंस फॉर पीबीडीडी क्रिएट करना है, उसके बाद डिस्काउंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं फिर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज होगा कब, 31 दिसंबर 2020 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग पीबीडीडी क्रिएट करेंगे, तो डेटर था हम लोग का 60,000 था शायद, एक बार देख लेते हैं डेटर हम लोग का कितना था, हाँ 60,000 था, डेटर हम लोग का 60,000 था, 60,000 माइनस 800 माइनस 1200, तो 60,000 -800 -1200, तो हमें वो डेटर मिल गया जिसपे हम लोग पीबीडीडी क्रिएट कर सकते हैं इनटू 5%, ठीक है। और ये कैलकुलेट करने से आ जाएगा हम लोग का, ये 2000 लेस हो गया, मतलब 52,000 पे 5%, शायद देखना पड़ेगा ना, 58, हाँ 58 हो रहा है, यानी 2900 हो रहा है, ठीक है, ये हो गया 2900। अच्छा अब हम लोग को देखना है कि हमारे पास 4500, अब इसको बैलेंस करेंगे तो मुझे लगता है इधर पीएल आएगा, क्योंकि 4550 से हम लोगों ने 800 का यूज कर लिया है, उसमें जितना अमाउंट बचा हुआ है, और हम लोग को रिक्वायरमेंट है 2900 का, तो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट बचा हुआ है, तो वैसे भी बैलेंस करोगे तो क्रेडिट बैलेंस इधर ही आएगा, ठीक है, तो ये हो गया 4550, यहाँ पर भी हो गया 4550, बैलेंस कर लेते हैं, 31 दिसंबर 2022 पीएल, पीएल में ये रिटर्न बैक हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है 4550, ये हो जाएगा 3700, माइनस करने से हो जाएगा 850, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट है, प्रोविजंस क्रिएट करने के बाद पीएल में वापस चला जाएगा। अब हम लोग इसको इधर भी क्लोज करते हैं, ये वाले ईयर में भी क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड यूज हो गया है, 800 बैलेंस था, 1200 डिस्काउंट अलाउड है, मतलब ज्यादा किया है हम लोगों ने, बाई पीएल आना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ क्रिएट किया था टू बैलेंस सीडी बोल के प्रोविजंस, यहाँ भी क्रिएट होगा टू बैलेंस सीडी बोल के प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट, कितना होगा 60,000 डेटर था, 60,000 डेटर, उसमें से 800 लेस, 1200 लेस, और उसके बाद प्रोविजंस जो नया वाला हुआ वो लेस 2900, और इस पे 2% क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, वही सीक्वेंस था हम लोग का। आप कैलकुलेटर पे देखते हैं कितना होगा। अच्छा ये देखो 60,000
-800 -1200, तो डेटर हम लोग का बचा 58,000, जिसपे प्रोविजंस बन गया इतना, क्योंकि जिन पे हमें डाउट है उनको कभी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। तो ये हो गया 1102, ठीक है। तो 1102 का इस बार प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट क्रिएट होगा, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग को इस बार इतना क्रिएट करना है। प्रीवियसली 800 बैलेंस था, जिसमें से हम लोगों ने 1200 चाहिए था, मतलब हमारे पास डेफिसिट था। तो 1102 तो होगा ही होगा, प्लस और 400 रुपए करना पड़ेगा, यानी 1502 होना चाहिए। इधर देखो बैलेंस उतना ही आ जाएगा, अगर चेक करोगे तो उतना ही है, 230। यहाँ पर हो जाएगा 31 December 2020 बाई पीएल बैलेंस करके 1502, ठीक है। चाहिए 1102, लेकिन पहले ही तो डेफिसिट था, 800 बैलेंस में था, जबकि चाहिए था हम लोगों को 1200, तो 400 डेफिसिट था इस वजह से, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे क्योंकि 2 साल का अकाउंट हमें करने बोला है। तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन होगा, तो 1121 में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 2900, ठीक है। अच्छा, अब इस बार देखते हैं कितना हम लोगों का बैड डेप्ट है। तो 21 में 1500 बैड डेप्ट है, डिस्काउंट अलाउड 500 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1500। 31 December 2021 टू बैड डेप्ट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू बैड डेप्ट हो जाएगा 1500। अच्छा, इसमें तो यहाँ जगह नहीं है, हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, इस अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इधर प्रोविजंस वाले अकाउंट, यहाँ पर पहले ब्रॉट डाउन होगा 1121 में बाई बैलेंस बीडी बोल के कितना आया था 1502, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग को 1502 शायद मैंने टोटल लिख दिया ना, नहीं ठीक लिखा है। यहाँ पर ये वाला होगा ना 1102, अच्छा मैंने पीएल वाला वैल्यू लिख दिया, वही मुझे डाउट हो रहा है। 1102 गलत अमाउंट लिख दिया है, 1102 पर हो जाएगा 1102, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 1102 हो गया। अब यहाँ डिस्काउंट अलाउड दिखाएंगे 31 December 2021 टू डिस्काउंट अलाउड, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में उतना ही लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड है इस बार 500, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 500। तो इस बार हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा, 1102 है, डिस्काउंट दिया है 500। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हम लोग कितना डिस्काउंट इस बार क्रिएट करते हैं। तो हर बार सेम ही रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले क्रिएट करेंगे 31 December 2021 टू बैलेंस सीडी बोल के, ठीक है। तो अभी डेटर कितना है, अभी डेटर है हम लोग का 42,000, यहाँ पर दिखा रहा है, जिसमें से हम लोग का डिस्काउंट बैड डेप्ट कुछ भी राइट ऑफ नहीं किया हुआ है। तो 42,000 माइनस बैड डेप्ट है 1500 इस बार, और डिस्काउंट है कितना था, डिस्काउंट है हम लोगों का 500, ठीक है। डिस्काउंट 500, ये दोनों लेस करने के बाद इस पे हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा 5%, क्योंकि परसेंटेज में कोई चेंजेस नहीं है। तो प्रीवियस वाले पॉइंट की तरह ही सेम टू सेम है, बस वैल्यूज अलग है। 42,000 माइनस 2000, क्योंकि 1500 और 500 2000 होता है, इंटू 5%, तो ये हो गया 2000, ठीक है। तो हम लोग को 2000 क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन हमें पीएल से कितना एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, पीएल से हमें कितना एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास पहले 2900 था, जिसमें से हम लोगों ने 1500 यूज कर लिया, पीएल में 1400 पड़ा हुआ है, हमें चाहिए 2000। तो अब इस बार यहाँ पर पीएल से कितना एक्सट्रैक्ट करने से होगा 600, बैलेंस करोगे तो देखोगे 600 ही आ रहा है, 3500, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3005। बैलेंस करने से भी आंसर मिलता है, लॉजिकली देखने से भी आंसर हमें यही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग उधर वाला क्लोज करते हैं, जो हम लोग का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है डिस्काउंट अलाउड करने के बाद जो डिस्काउंट का प्रोविजन इस बार है वो क्रिएट करेंगे 31 December 2021 टू बैलेंस सीडी। इस बार कितना डिस्काउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम लोग का डेटर कितना है 42,000, उसमें से क्या क्या लेस हो जाएगा, एक तो लेस होगा डिस्काउंट 1500, नहीं सॉरी बैड डेट 1500, डिस्काउंट 500, और जो पीवीडीडी इस बार क्रिएट करना है दैट इज 2000, और इस पे कितना बनेगा 2%, सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह, मतलब इसी क्वेश्चन का पहले पार्ट की तरह।
यहाँ पर -2000 तो ये हो गया 38 इंटू 2%, 760। ठीक है, ये हो गया 760। अच्छा, तो यहाँ पर बैलेंस किधर आएगा? बैलेंस मुझे लग रहा है इसमें हम लोग का इधर ही आने वाला है, देख लेते हैं फिर। 0612 1260, तो पीएल से कितना एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? बाई 1260 माइनस 110 150, इतना एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हो गया, बस इसमें यही दो पॉइंट हमें करने के लिए बोला गया था। और लास्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 20, देखते हैं इलस्ट्रेशन 20 में क्या है। तो देखो इसमें बोला है कि ऑन 31 दिसंबर 2020 sundry debtor and provision for bad debts doubtful debts are 50,000 and 5,000। मतलब डेटर कितना है? सन्ड्री डेटर का वैल्यू है 50,000, ठीक है, और पीबीडीटी का बैलेंस कितना है? 5,000। ड्यूरिंग द ईयर 2021 3,000 आर बैड। अच्छा, ये तो ईयर एंड में था, मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग में था, और बैड डेट हुआ है 3,000 एंड रिटर्न ऑफ ऑन 30th सितंबर 2021, और ये बैड डेट को राइट ऑफ कर दिया गया है 30th सितंबर 2021। पहले हम इतना ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। ये देखो, ये टाइमलाइन बना के दिखा देते हैं। 31 दिसंबर 2020, ठीक है, यहाँ पर हमें सन्ड्री डेटर जो है क्वेश्चन में बोल रखा है 50,000, इस डेट पे इतना डेटर है, और पीबीडीटी कितना है? पीबीडीटी का बैलेंस है इस डेट पे 5,000, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। और इस साल हम लोगों का जो बैड डेट हुआ है वो हुआ है, कितना बोला था? ड्यूरिंग द ईयर 2021 3,000 आर बैड। अच्छा, यहाँ अगेन जो है ना थोड़ा सा गलत दे रखा है, 2021 नहीं होगा ये वाला, ठीक है, हम बताते हैं कौन सा होगा। यहाँ पर बोल रहा है, अच्छा ये 20 है, ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं, ये 20 है तो ये एंड कब होगा? 21, ठीक है, ये 21 को एंड होगा। अच्छा, तो इसके प्रीवियस वाला ईयर होगा 1 जन से 1 जन 20 वाला, ठीक है, चलो। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2021 3,000 जो है ये बैड हुआ है, 3,000 है बैड एंड रिटर्न ऑफ ऑन 30th सितंबर 2021। अच्छा ठीक है, ठीक दिया है, इस पर ठीक दिया है। तो इस साल में बैड डेट हुआ था ड्यूरिंग द ईयर 3,000, और 30th सितंबर 2021, जो कि इधर ही आएगा क्योंकि 20 ये जैन 1 तारीख से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर बैड डेट राइट ऑफ हुआ है। बैड डेट राइट ऑफ हुआ है, कौन सा वाला? ये 3,000 वाला बता दिया है, बैड डेट राइट ऑफ हुआ है। एन अमाउंट ऑफ 400 वाज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डेट व्हिच वाज रिटन ऑफ एज बैड लास्ट ईयर, और बोल रहा है कि 400 का रिकवरी हुआ है इस डेट पे, जो कि लास्ट ईयर में बैड डेट बोल के बताया गया था, ठीक है। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ हुआ है ये वाला, ये 3,000 का बैड डेट इस डेट पे राइट ऑफ हो गया है, और एक बैड डेट रिकवरी हुआ है 400 का, ठीक है, इसी टाइम पे बैड डेट रिकवरी हुआ, यहाँ पर लिख देते बैड डेट रिकवरी इसी साल में हुआ है। कितने का हुआ है? क्वेश्चन बोल रहा है 400 का बैड डेट रिकवरी हुआ है, जो कि प्रीवियसली बैड डेट बोल के राइट ऑफ हुआ था प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है? ये वाला, मतलब 2020, ठीक है। यहाँ पर जो बैड डेट था वो यहाँ रिकवर हुआ है, ये 400 रुपए का बैड डेट यहाँ हुआ था, ये यहाँ रिकवर हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है, पढ़ने से समझ में आ रहा है। एन अमाउंट ऑफ 400 वाज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट व्हिच वाज रिटन ऑफ एज लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर जो है वो 20 है। On 31st December 21, the debtor left was verified. जो debtor पड़ा हुआ है वो verify किया गया, and it was found that sundry debtor stood in the books 40,000, out of which a customer Mr. X who owed 800 was to be written off as bad. अच्छा, तो जब एंड में चेक किया गया 40,000 डेटर दिख रहा है, तो यहाँ सन्ड्री डेटर कितना दिख रहा है? क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ सन्ड्री डेटर दिख रहा है 40,000। और एक चीज इन्होंने फाइंड आउट किया कि ये 40,000 में एक डेटर है मिस्टर एक्स बोल के, जिनसे 800 रुपए मिलने वाला है, उनका हो गया है बैड डेट, मतलब उन्होंने बैड डेट कर दिया कि वो और पैसा नहीं देने वाला, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन अभी तक हमें इस क्वेश्चन में मिल गया। अच्छा, अब देखते हैं क्या करने हमें बोला है।
Prepare bad debt account, provision for doubtful account, assuming that some percentage should be maintained for provision for doubtful debt as it was on 31st December 2021. तो ये यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है, बताते हैं, देखो पढ़ने से खुद भी समझ जाओगे। बोल रहा है कि हमें बैड डेप्ट अकाउंट बनाना है, पीवीडीडी अकाउंट बनाना है, ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट होगा। और ये असम्पशन लेना है कितना परसेंट जो है पीवीडीडी क्रिएट करना पड़ेगा। बोल रहे उतना परसेंट पीवीडीडी क्रिएट करो जो पहले क्रिएट हुआ था, वर्ज मतलब पहले, लेकिन पहले अगर क्रिएट हुआ था तो वो 31 दिसंबर 21 नहीं 20 होगा, क्योंकि यहाँ 2 ही साल का बाद दिया है, एक 20 और एक 21, ठीक है। तो 20 में जिस परसेंटेज पे पीवीडीडी मेंटेन होता था, इस बार भी उतने ही परसेंटेज पे पीवीडीडी। सेम क्वेश्चन है, ऐसा हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन किया 53 या 54 नंबर। ऑल्सो शो हाउ द इलस्ट्रेशन अपीयर इन पीएल एंड बैलेंस शीट। अच्छा, इसका पीएल बैलेंस शीट भी बना के दिखाना है, मतलब वो 18th नंबर वाले क्वेश्चन के तरह ही है जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया, बस इसमें हम लोगों को जो है क्या क्रिएट करना नहीं है, जर्नल एंट्री नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, क्या किस चीज का, कि कितना पीवीडीडी क्रिएट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ प्रोविजन पीवीडीडी, रेट ऑफ पीवीडीडी, ठीक है। पीवीडीडी का रेट क्या होगा, बोल रहा है कि प्रीवियसली जो रेट मेंटेन होता था, तो प्रीवियसली कितना मेंटेन होता था, कैसे पता करेंगे, लास्ट क्लास में भी बताया था। देखो 50,000 हम लोगों ने पीवीडीडी लास्ट ईयर में बनाया है, ठीक है, आउट ऑफ कितना डेटर 50,000 इंटू 100 करने से रेट पता चल जाएगा। तो 5,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100 यानी 10%, ठीक है। ये देखो ये ओपनिंग वाला है, इसका मतलब पहले ये क्रिएट होता था, मतलब 10% बेसिस पे 2020 में क्रिएट हुआ था, तो अभी भी हमें सेम अमाउंट मेंटेन करने बोला है, ठीक है। अब मेन सोल्यूशन करेंगे जिसमें हम लोग को दो अकाउंट बनाना है, एक बैड डेट, एक प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। दो अकाउंट हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बनाओ दो अकाउंट, एक हो जाएगा बैड डेट, ज्यादा बड़ा तो नहीं चाहिए, इसमें ही हो जाएगा, एक बैड डेट अकाउंट, एक पीवीडीडी अकाउंट, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, और पीएल फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021 ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट, ये भी एक लाइन का ही हो जाएगा, और एक बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। पहले ये बना लेते हैं फिर बैलेंस शीट भी दिखाते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग को क्या एंट्री करना है, जैसे अभी 18th नंबर में किया था सेम उसी तरीके से। अच्छा, बैड डेट, तो ये देखो मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो बैड डेट हम लोग का कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर में हम लोग का, देखो हमें जो भी प्रिपेयर करना है ना 2021 का प्रिपेयर करना है, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हो, देखो जो भी प्रिपेयर करना है 2021 का प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो 2021 में बैड डेट कितना है 3,000, ठीक है। तो चलो 3,000 का हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 30th सितंबर को राइट ऑफ हुआ है, क्वेश्चन बता दिया है, तो टू सन्ड्री डेटर, बैड डेट टू सन्ड्री डेटर ये एंट्री होता है, टू सन्ड्री डेटर यहाँ पर हो जाएगा 3,000, ठीक है। अच्छा, और ये जब ये वाला ईयर स्टार्ट हुआ तब हम लोग का पीवीडीडी अकाउंट में बैलेंस था 31 दिसंबर 2020 में बैलेंस था, जो कि मैंने लिखवा दिया है बाई बैलेंस बीडी, देख लो यहाँ पर ड्रॉ में लिखा हुआ है। ये देखो 5,000 पीवीडीडी का बैलेंस था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5,000। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, देखो अब इसके बाद स्टोरी देखो, डेटर 50,000 का है, ठीक है। तो डेटर का अकाउंट बनाओ, वहां पर वो भी लिख सकते हो, तो ड्रॉ देख के पूरा हो जाएगा। तो डेटर अकाउंट बना देते हैं हम, बैलेंस शीट में आएगा, मतलब डेटर अकाउंट नहीं बनाएंगे, बनाने तो नहीं बोला है ना, अकाउंट बोला है, बैलेंस शीट बनाओ। तो डेटर का वैल्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट यहाँ पर हो जाएगा एज ऑन 31 दिसंबर 2021, ठीक है। अच्छा, करेंट एसेट, करेंट एसेट इसमें सबसे पहले लिखेंगे सन्ड्री डेटर,
सन्ड्री डेटर हो जाएगा हम लोग का 40,000 गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग का दो डेटा मैंने लिख लिया, एक तो डेटर लिख लिया, एक पीबीडीडी लिख लिया, ठीक है। बैड डेट भी लिख लिया मैंने। बैड डेट राइट ऑफ 30 सितंबर को हुआ है, वो एंट्री मैंने कर लिया। बैड डेट राइट ऑफ होता है तो एंट्री होता है बैड डेट टू डेटर। अच्छा, अब ईयर एंड में जो डेटर है, अच्छा उसके बीच में एक इंसिडेंट हुआ है, बैड डेट रिकवरी भी हुआ है, ठीक है। बैड डेट रिकवरी हुआ है हम लोग का 400 रुपीज का, ये एक हुआ है। तो बैड डेट रिकवरी कहाँ लिखेंगे, हमारे पास जो अकाउंट अवेलेबल है बैड डेट रिकवरी का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, फिर बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये पीएल में जाएगा, ये तो कहीं और जाएगा नहीं, तो पीएल में लिख लेते हैं बाई बैड डेट रिकवरी बोल के, ठीक है। तो पीएल में यहाँ पर लिखेंगे बाई बैड डेट रिकवरी। 400 बोला है तो हम लोग भी 400 लिख लेंगे, ठीक है। बैड डेट रिकवरी का हो गया। अच्छा, अब इसके बाद और क्या देखा था हम लोगों ने क्वेश्चन में, देखो बैड डेट रिकवरी के बाद हम लोगों को बोला था कि मिस्टर एक्स बोल के कोई है जिन्होंने बैड डेट कर दिया, वो हमें ईयर एंड में पता चला, तो इसका ट्रीटमेंट भी हमें फाइनल अकाउंट्स में करना है। ये फर्दर बैड डेट हो गया, तो फिर से एंट्री क्या हो जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। अब इस बार डेटर का नाम हम लोग को पता है, ठीक है, मिस्टर एक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बैड डेटर, सॉरी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर होगा ना, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर का नाम अभी पता है तो नाम लिख देंगे, टू क्या लिखेंगे मिस्टर एक्स। कितने का बैड डेट किया उन्होंने 800, और ये हमें कब पता चला 31 दिसंबर 2021। मतलब ये पूरे 21 के ईयर में दो बार बैड डेट हुआ है, एक बार 30 सितंबर को हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, एक बार एंड ऑफ द ईयर में हुआ है, हो गया। अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन था चेक करते हैं। और बोला है कि कितना प्रोविजन मेंटेन करना है, 10% जैसे पहले मेंटेन किया गया था, ठीक है। चलो प्रोविजंस मेंटेन करना पड़ेगा, तो प्रोविजंस मेंटेन करेंगे। तो पहले इसको क्लोज करते हैं, ये हो गया 3800, इधर भी हो जाएगा 3800। और बैड डेट कहाँ क्लोज होगा, पीबीडीटी में, कौन से टाइम पे, ईयर एंड में 31 दिसंबर 2021 बाई पीबीडी कितना हो जाएगा 3800, ठीक है। अब ये पीबीडीटी यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग होगा 31 दिसंबर 2021 टू बैड डेट, टू बैड डेट 3800, ठीक है। टू बैड डेट 3800। तो पीबीडीटी में 5000 था जिसमें से हम लोगों को 3800 यूज करना पड़ा, और इस बार कितना पीबीडीटी बनाएंगे वो भी लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी बोल के, जैसे अभी थोड़े दिन पहले किया। तो उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा डेटर कितना था, ठीक है। तो डेटर हम लोग का कितना था, अभी अभी लिखा मैंने, शायद यहाँ पर देख लेते हैं, डेटर कितना था 40,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 40,000। ये 40,000 डेटर जो है उसमें हम लोग का 800 लेस किया हुआ नहीं है। अगर मेरा क्वेश्चन का टाइमलाइन देखोगे तो इन्होंने ये सारे डेटा कैलकुलेट करने के बाद देखा था डेटर 40,000 है, उसके बाद उनको पता चला कि 800 मिस्टर एक्स ने बैड डेट किया, मतलब 800 का इंपैक्ट इसमें नहीं है, तो 800 मुझे क्या करना पड़ेगा लेस, क्योंकि जो बैड डेट हो गया उस पे प्रोविजंस क्रिएट कभी नहीं होता है, वो माइनस करके ही होता है। और 10% कैसे लिया, क्वेश्चन बता दिया था, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे लेना है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 10% आया। 40,000 माइनस 800 इंटू 10%, देख लेते हैं कितना आएगा, 40,000 माइनस 800 इंटू 10%, ठीक है। तो ये हो गया 3920, इतने का हम लोग को प्रोविजंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो 5000 पहले से प्रोविजंस में था जिसमें से 3800 यूज हुआ, तो अभी भी 1200 पड़ा हुआ है, हम लोग को 3920 क्रिएट करना है, तो पीएल से कितना लेना पड़ेगा, तो पीएल से कम ही लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, चाहिए 3920, लेकिन ऑलरेडी 1200 अवेलेबल है, तो 2720 चाहिए होगा। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो सिंपल बैलेंस कर दो, जिधर इधर आए तो बाई पीएल, उधर जाए तो 2 पीएल, ठीक है। लेकिन लॉजिक ये है, अब इसका ऐड कर लेते हैं, 2720 ये हो गया 7720, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 7720, ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर पीएल अकाउंट में क्या लिखेंगे, ये वाला क्रॉस पोस्टिंग टू पीबीडीटी बोल के, टू पीबीडीटी बोल के 2720, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट है तो ये क्लोज नहीं होगा, बन गया। अब लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, तो डेटर कितना था 40,000, इसमें से फर्दर बैड डेट प्लेस होगा जो कि मिस्टर एक्स का है, फर्दर बैड डेट 800 माइनस करने से आता है 39,200, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया हम लोगों ने, लेस पीबीडीडी एट द रेट ऑफ 10%, 3920, तो लेस करने से आ जाएगा, देखते हैं
39,200 माइनस 3920, तो ये हो गया हम लोग का 35,280। ठीक है, तो ये हम लोग का बैलेंस शीट बन, ये एक ही जैसा क्वेश्चन था, 18th जैसा है, लगभग वैसा ही है बोल सकते। तो ये हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक नोट जो है, एक पॉइंट जो है वो लिखवा देते हैं कि अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर होता है, हम लोगों ने डेटर तो पढ़ा है, प्रोविजंस फॉर, ये एक ही लाइन का नोट है, वो एक पॉइंट है तो हम बता देते हैं, एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ठीक है, अगर क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देगा ऐसा सोच के अगर हम लोग प्रोविजंस बनाते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, तो क्रेडिटर से अगर प्रोविजन मिलता है, सॉरी डिस्काउंट मिलता है तो हमारे लिए प्रॉफिट है। ठीक है, तो उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री होगा ऐसे, provisions for discount receipt और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ऐसे ही बोल सकते हो, या फिर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू पीएल। जैसे डेटर पे प्रोविजंस क्रिएट करते हैं तो पीएल डेबिट होता है नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएल क्रेडिट होगा, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट रिसिप्ट कर रहे हैं, जैसे तुम लोग लिखते हो बाय डिस्काउंट रिसिप्ट। ठीक है, अच्छा अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना चाहिए तो वो भी हम बता देते हैं। बैलेंस शीट है, यहाँ पर छोटा सा एक ड्रॉ करके दिखा देते हैं। बैलेंस शीट में ये कुछ ऐसे दिखेगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड है क्रेडिटर, तो इधर आएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर, मान लो मुझे किसी को 10,000 रुपए देना है, लेकिन उसने मुझे दे दिया 200 का डिस्काउंट, तो उतना लेस हो जाएगा, तो उसका अगर हम प्रोविजन कर रखे हैं तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कुछ एक अमाउंट जो भी रहेगा फिर माइनस करके नेट क्रेडिटर आ जाएगा, जैसे हम लोग डेटर का करते वैसे ही। लेकिन क्रेडिटर के केस में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा, नॉर्मल सा बात है, क्योंकि क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी आइटम होता है, और अगर हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला तो वो हमारे लिए बेनिफिट होता है, तो वो पीएल में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, बस इसमें यही नया पॉइंट बताना था। बाकी तो देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास से इस पे काफी सारा डिस्कशन कर लिया है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा तो इसमें ये जो बैलेंस शीट मैंने दिखाया ये वैसे भी एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब भी बता दिया था, एक्सट्रैक्ट मतलब जहां पर सारे इंफॉर्मेशन नहीं होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट। अच्छा तो देखो हम लोग का ये जो टॉपिक था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। बाकी हम लोग का जैसे क्लास में चल रहा है मंडे, सॉरी ट्यूसडे और फ्राइडे, वहां पर जैसे जो चल रहा है चलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो है दूसरा एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसको हम कर देते हैं बंद। ठीक है, ये वाला ये क्या है, ये कॉस्ट का टॉपिक है। ठीक है, अच्छा अब कॉस्ट देखो, जिनका सीए में इंटर है उनका कॉस्ट तो अलग से ही होता है, लेकिन जिनका फाउंडेशन है उनका अकाउंट्स के साथ कॉस्ट का एक पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अकाउंट्स बाकी जो है हम लोग का रेगुलर जो क्लास में हो रहा है वो होगा। इस क्लास में जो थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का पार्ट है वो हम करवा देते हैं, तो इंटर के लिए भी कर सकते हो, जो लोग कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटर में भी जो है कॉस्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो पीडीएफ है ये हम तुम लोगों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि काफी सारा है, कोई एक दो चीज नहीं है। এটা অনেকগুলো আছে, এটা শুধু ফটো তুলে ये जो है इसमें काफी सारा पॉइंट है। ये मेरा हैंड रिटन नोट है, ये नोट हम तुम लोगों को दे देंगे, तुम लोग को अपने कॉपी में लिख लेना है। ये एक दो पॉइंट नहीं है, काफी सारा, ये सारा तुम लोग को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो देखो हम बता देते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हम लोग कॉस्ट का जो पार्ट स्टार्ट करें, सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया हुआ है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। ये सब तुम लोग को एमसीक्यू में पूछेगा, ये जो पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, कॉस्ट शीट हम सिखाएंगे, जो तुम लोगों का कॉस्ट शीट इंटर वालों का भी होता है और जो हम लोग का फाउंडेशन है उसमें भी होता है, लेकिन तुम लोग का तो कैलकुलेशन उतना देगा नहीं फिर भी, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, ये दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब देखो, तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इरेजर।
देखो क्या बोला है, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है, चाहे वो कॉस्ट का बात करो या अकाउंट्स का बात करो। रिकॉर्डिंग क्या बोला है, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल डेटा जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल का मतलब मनीटरी रिलेटेड, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो लिखने में तो मुझे पूछ सकते हो जब लिखना स्टार्ट करोगे, अगर हैंडराइटिंग में कोई इश्यूज हुआ तो फाइनेंशियल अकाउंट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। हम समझा देते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब बचपन से तुम लोग जो अकाउंट सीखते हो, ठीक है, जब स्टार्टिंग में अकाउंट सीखते हो तो फाइनेंशियल अकाउंट ही सीखते हो। तुम लोग अपने बुक्स के ऊपर भी देखोगे 11-12 में जो बुक्स लेते हो उस बुक्स के ऊपर लिखा हुआ रहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट नहीं लिखा हुआ रहता है। तो फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग सबसे पहले सीखते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, जर्नल एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। क्लासिफाइंग का मतलब जब हम लोग लेजर बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि बैंक का लेजर हो गया, कैश का हो गया, डेटर का हो गया, मतलब हम लोग क्या करें, हर एक अकाउंट को अलग अलग क्लासिफाई करें। फिर समरी बनाने का मतलब ट्रायल बैलेंस, ठीक है, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ये सब जो बनता है ये मनी मनी ट्रांजेक्शन होता है तभी बनता है, मतलब बिना मनीटरी ट्रांजेक्शन के तो एंट्री नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि रॉ मटेरियल परचेस, बट मैंने अमाउंट ही नहीं बोला, तो हम परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कैसे करें या टू क्रेडिटर भी करें, तो मुझे जब तक अमाउंट या मनी नहीं पता होगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आधा अधूरा है। पैसे का जरूरत है, मतलब पता होना चाहिए कि कितना मनीटरी ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये जितने भी चीज बनते हैं सब मनीटरी ट्रांजैक्शन के ऊपर बनते हैं, ठीक है। एंड इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि परचेस किया, ठीक है, स्टॉक परचेस किया, दैट इज इवेंट, ठीक है। अब वो परचेस जितने से किया वो हो गया ट्रांजैक्शन, अगर 10,000 का परचेस किया तो वो हो गया 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन। अच्छा, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो ये फाइनेंशियल कैरेक्टर्स है, ठीक है, जैसे कि रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, या फिर हम लोग का समराइजिंग करना, ठीक है, ये सब हम लोग का क्या हो गया, फाइनेंशियल कैरेक्टर है। और इसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट, मतलब जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जहां पर ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएल बनाते हैं और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, जहां पर हम लोग अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। कैसे, ट्रेडिंग में क्या आया, प्रॉफिट आया कि लॉस आया, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, नेट पीएल में क्या आया, नेट प्रॉफिट आया कि नेट लॉस आया, दैट इज रिजल्ट, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, सारा साल बिजनेस करके हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं कि हम लोग लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। ये जो पूरा चीज हमें पता चलता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है वो रिकॉर्डिंग डेटा जो मैनेजमेंट के काम आएगा, ठीक है, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। देखो इट इज डिजाइन्ड फॉर द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाया गया है। इट इज कंसर्न्ड विथ प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ए मैनर विच कैन असिस्ट द मैनेजमेंट इन इन क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। हम बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला बात यह है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो डिजाइन किया ही गया है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है, बिजनेस में डिसीजन लेना, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है, इट इज कंसर्न विथ प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिला ना उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि उसको देख के मैनेजमेंट क्या कर सके, अपना पॉलिसी का या कोई भी डिसीजन लेना है तो वो ले सके। मतलब बिजनेस कैसे चल रहा है, खराब, अच्छा, क्या हम लोगों ने ज्यादा लोन ले लिया है या फिर हम लोगों ने कहीं गलत जगह से परचेस कर लिया है, हमारा खर्चा ज्यादा हो गया, क्या हो गया, हमें क्या बैलेंस करके चलना चाहिए। तो वो डिसीजन जो है लेने के लिए ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ये लोग इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ताकि मैनेजमेंट जो है उससे उसको देख के डिसीजन ले सके कि उनको किस तरीके से जो है डिसीजन पॉलिसी मेकिंग करना है। डिसीजन कैसे लेना है उसके ऊपर बेस करके क्या नया पॉलिसी लेना है या एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कोई इंटरचेंज करना है कि नहीं करना। तो ये तो मैंने देखो अपने हिसाब से डेफिनेशन लिखा हुआ है, तुम लोग अपने बुक से भी देख सकते हो, अपने अपने बुक से मिल जाएगा, या फिर तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बात तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। फिर देखो बोल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारा पार्ट है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, इस पे ही आगे जाके हम लोग सारा डिटेल्स पढ़ने वाले। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब तो मैंने बता दिया, रिकॉर्डिंग, यहाँ भी रिकॉर्डिंग, यहाँ भी रिकॉर्डिंग, यहाँ भी रिकॉर्डिंग, कॉस्ट का रिकॉर्डिंग करना है। तो कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है पहले बताते हैं, इट इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग होगा, क्लासिफाइंग होगा, समराइजिंग होगा, लेकिन किस चीज का होगा, कॉस्ट, ठीक है। अब ये कॉस्ट क्या है, कॉस्ट को अगर नॉर्मली
हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं लागत, ठीक है, और अगर बंगाली में बोले तो उसको बोलते हैं ব্যয়, ठीक है, যেটা ব্যয় সেটাকেই বলে कॉस्ट। तो ये देखो, मतलब जैसे ये पेन खरीदने के लिए मुझे जो भी अपने पॉकेट से पैसा निकालना पड़ा 7,000 रुपए, ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉस्ट, ठीक है, ये मेरा लागत है, ये नहीं किए बिना हम इसमें लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये इसी से चलता है। तो ये हो गया मेरा कॉस्ट, ठीक है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस, तो कोई कुछ भी बेचे, प्रोडक्ट बेचे या सर्विस बेचे, उसे उसका कॉस्ट पता होना चाहिए। अगर उसे कॉस्ट नहीं पता होगा तो वो सेलिंग प्राइस कैसे लगाएगा। जैसे मान लो मुझे ये पेन बेचना है, अब मैंने खरीदा मार्केट से 7,000 का, अब मुझे लग रहा है हम इस पे 500 रुपए प्रॉफिट लगा सकते हैं। मार्केट, अब प्रॉफिट कितना लगाना है वो मार्केट पे डिपेंड करता है। हम अनाप शनाप प्रॉफिट लगाएंगे तो लोग मेरे से क्यों लेगा। हाँ, अगर मेरा मोनोपोली बिजनेस है तो ले सकता है, ठीक है। तो मेरा 7,500, अब ये मैंने क्या डिसाइड कर लिया, सेलिंग प्राइस। लेकिन ये सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए मुझे कॉस्ट भी तो पता करना पड़ेगा। प्रॉफिट तो फिर भी लोग पता कर ही लेते हैं कि ये बिजनेस में इतना प्रॉफिट है, वो बिजनेस में उतना प्रॉफिट है, लेकिन कॉस्ट नहीं पता होगा तो कैसे करके सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। तो बोल रहा है कि कॉस्ट क्यों डिटरमाइन करना है, बोल रहा है प्रोडक्ट बेचो या सर्विस बेचो, कॉस्ट हमें डिटरमाइन करना ही पड़ेगा, ताकि हम लोग क्या कर पाए, अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिफाइन कर पाए। फिर बोल रहा है प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग सच कॉस्ट, और हमें क्या करना है, उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, कैसे रिड्यूस करें, उस पर भी प्लानिंग करना चाहिए। जैसे देखो, आज मैंने ये पेन 7,000 से खरीद लिया, अब मेरा कोशिश क्या रहेगा कि ये और कहीं पर अगर कम में मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। अगर मान लो मुझे ये पेन 6,500 में मिल गया, लेकिन हम मार्केट में इसे 7,000 में ही 7,500 में ही बेच पाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिलेगा पता है, फिर कितना मिलेगा, 1,000, ठीक है। तो देखो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया ना, तो ये तभी बढ़ेगा अगर हम इस पे रिसर्च करेंगे कि भाई कहीं ये पेन सस्ते में मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मुझे मेरे कॉस्ट को क्या करना चाहिए, हमेशा रिड्यूस करने का कोशिश करना चाहिए, और अगर रिड्यूस नहीं होता है तो कंट्रोल, मतलब ऐसा ना हो आज 7,000 में खरीद के लाए कल 7,500 में लेके आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर कंट्रोल पॉसिबल है, या फिर रिड्यूस करे तो और भी अच्छा बात है। सच कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है ये एक ऐसा अकाउंटिंग प्रोसेस है जो किस बात को लेके कंसर्न है, कि किस तरीके से कॉस्ट का क्लासिफाई करेंगे, कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट का समरी बनाएंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ताकि हम लोग प्रोडक्ट या सर्विस जो भी चीज बेचते हैं उसका कॉस्ट डिटरमाइन कर पाए, और उस कॉस्ट को प्लानिंग के साथ कंट्रोल या रिड्यूस कर पाए, और फर्निश द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन हैंड ओवर कर देंगे ताकि मैनेजमेंट उसको देख के डिसीजन ले कि हाँ भाई हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो सही हम लोगों ने डिसाइड किया है, नहीं किया है, ठीक है। तो ये तीनों में हमारा डिफरेंस हो गया, ये लो ये क्या किया, ठीक है। अच्छा, अब देखो कॉस्ट का हिस्ट्री, ये सब जो है एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के पहले ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया था, वो 15th सेंचुरी में आया था। 15th सेंचुरी में लुका पैसियोली, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है, उन्होंने डबल एंट्री जो है वो फाइंड आउट किया था, तब भी कॉस्ट नहीं आया था। उसके बाद कॉस्ट कब आया, 17th और 18th सेंचुरी में, ठीक है, कॉस्टिंग आया, ठीक है, लेकिन कौन से देश में आया, हमारे यहाँ नहीं आया, फ्रांस में और जर्मनी में आया, लेकिन स्मॉल ब्रांचेस में आया, मतलब उतना ब्रॉडली ये यूज नहीं होता था जितना आज के डेट पे होता है, क्योंकि कॉस्टिंग तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करके होता है। तो पहले स्मॉल ब्रांचेस में था, तो पहले अकाउंट्स आया फिर ये आया, ये सब एमसीक्यू में आता है। फिर 20th सेंचुरी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब जो है कॉस्टिंग को लेके ज्यादा दिमाग लगाया गया। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब चल रहा है तो बड़ा बड़ा जो वेपन्स वगैरह बन रहा है, तो वो प्रोडक्शन करने का जो खर्चा हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया, कॉस्टिंग का बहुत ज्यादा यूज हुआ। और तब इंडिया में कैसे आया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट तो पूरे वर्ल्ड पे ही हो रहा था, तभी तो वो वर्ल्ड वॉर है। ऐसा थोड़ी ना है कि इंडिया इंडिया में तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था, ठीक है, सारी जगह पे इम्पैक्ट था। तो इंडिया में जो डिफेंस पर्सोनल इंप्लॉइज को भेजा गया था, उन्होंने जो है यहाँ पर कॉस्ट का ज्यादा ये किया। और ये क्योंकि कोलकाता ऑन दैट मोमेंट जो है, ब्रिटिश लोग कोलकाता में ही रहते थे, ठीक है, तो फिर मतलब मेनली उनका जो ये था कोलकाता में था, तो इसीलिए देखोगे कि सीएमए इंस्टीट्यूट का जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है, बाकी सब लेकिन दिल्ली में है, ठीक है, जैसे सीए का हो गया, सीएस का। तो ये इसीलिए है क्योंकि इंडिया में पहले कोलकाता में ही जो है कॉस्टिंग का
ये कंसेप्ट आया था, ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहले इंस्टीट्यूट जो है कॉस्ट का, उसका नाम था ICWAI, अभी करेंटली नाम हो गया है ICMAI, ठीक है। तो तुम लोग सर्च करोगे मिल जाएगा। 1959 में इसका इंस्टीट्यूट बना था हमारे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये है छोटा मोटा हिस्ट्री, क्योंकि पूछ सकता है कभी कभी MCQ में। अच्छा, अब हमें जो डेफिनेशन सीखना है दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला कि मुझे 7,000 रुपए देना पड़ेगा तो मुझे ये पेन मिलेगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स। तो मैंने कितना रिसोर्स मेरा दिया, 7,000, उसके बदले मुझे गुड्स क्या मिला, ये पेन, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो रिसोर्सेस हम लोग गिव अप कर रहे हैं इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स, एक्सपेंडिचर में भी, और जो खर्चा कर रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर का मतलब जो खर्चा, वो एक्चुअल भी हो सकता है, नोशनल भी हो सकता है। बताते हैं इसका मतलब क्या है। तो पहला बात है, रिसोर्स जो है वो मनी भी हो सकता है या मनी अर्थ भी हो सकता है। जैसे मैंने किसी को बोला ये लैपटॉप ले लो और मुझे दूसरा एक लैपटॉप दे दो, मतलब एक्सचेंज, तो मैंने पैसा नहीं दिया, तो वो क्या हो गया, मनी अर्थ, ठीक है। तो हम लोग जो रिसोर्सेज यूज करते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, ठीक है, एक्सचेंज में, तो वो पैसा भी हो सकता है या पैसे जैसा कुछ हो सकता है, या अगर एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज में हमें कुछ देना पड़ेगा, बदले में हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। और जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं वो एक्चुअल भी हो सकता है, नोशनल भी। एक्चुअल नोशनल का मतलब, जैसे नोशनल का मतलब मैंने सोचा कि हम ये पेन 7,000 रुपए से खरीदेंगे, ठीक है, दैट इज नोशनल एक्सपेंस। तो मुझे लग रहा है कि मेरा 7,000 का एक खर्चा आने वाला है, और अगर मैंने सच में खरीद लिया तो मेरा 7,000 का खर्चा जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये जो मैंने खर्चा किया, ये जो मैंने खर्चा किया उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट का डेफिनेशन। नेक्स्ट है, देखो कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग का मतलब होता है, ये एक टेक्निक का नाम है, ठीक है। कॉस्टिंग जो है ये टेक्निक का नाम है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, इट इज अ टेक्निक ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट। मतलब अगर मुझे किसी भी चीज का कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट किस चीज का निकालेंगे, या तो प्रोडक्ट का या तो सर्विस का, ठीक है। जैसे अगर तुम लोग कभी मूवी देखने जाओगे तो उस टिकट का एक प्राइस होता है, तो उसका प्राइस भी उन्होंने क्या किया है, उसमें प्रॉफिट लगा के जो जो है प्राइस बताया होगा। तुम लोग बस में चढ़ते हो, ऑटो में चढ़ते हो, तो जो ऑटो वाला या बस वाले को जो पे करते हो वो क्या है, उनका सेलिंग प्राइस है कि भाई टिकट का इतना है। उसमें वो लोग टिकट प्राइस कैसे लगाते हैं, अपना खर्चा प्लस उसमें प्रॉफिट जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे करेंगे, जैसे तुम लोग जिनका इंटर में होता है उनको पता है ये सब टेक्निक पढ़ना पड़ता है। जैसे तुम लोग भी इंटर में जाओगे तो जॉब कॉस्टिंग पढ़ोगे। जॉब कॉस्टिंग में कैसे करके निकालना पड़ता है, जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है जब कस्टमर के डिमांड पे हम लोग कोई काम करके देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई कस्टमर कोई टेलर के पास गया, ठीक है, टेलर तो पहले से कपड़ा बना के रखता नहीं, हाँ सैंपल के लिए रख सकता है, लेकिन नॉर्मली टेलर का काम क्या होता है कि कोई जाके अगर बोलेगा तो उसके मेजरमेंट में वो बना के देगा। लेकिन अगर हम लोग मार्केट से खरीदते हैं तो हमारे मेजरमेंट के हिसाब से बनाया एग्जैक्ट नहीं जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ साइज जो है हमारे मेजरमेंट के साथ मैच हो जाता है। लाइक किसी का S, किसी का L, किसी का M, किसी का XL, ठीक है, जिसका जो भी साइज होगा। तो वो होता है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का मतलब ये होता है जब हम लोग इंडिविजुअली नहीं करते, बैच में प्रोडक्शन होता है। अब S साइज का बहुत सारा कपड़ा होगा, L साइज का होगा, और उसमें से कोई ना कोई ड्रेस जो है हमारे ऊपर हमारे साथ मैच हो जाता है, तो वो होता है बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का मतलब हम टेलर के पास इंडिविजुअली जाके बोले स्पेसिफिकली मेरे लिए ये वाला बना के दीजिए, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। तो ये कैसे निकालेगा टेलर की मेरा ये जो ड्रेस मैंने बेचा इसका कितना खर्चा है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जैसे रास्ता बनता है, ब्रिज बनता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो काम काफी टाइम लगता है, जैसे रास्ता बन रहा है, मॉल्स वगैरह बन रहा है, डैम वगैरह बन रहा है, तो उसका भी कैसे करके कॉस्टिंग किया जाता है वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। तो बेसिकली कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग ऐसा एक टेक्निक है जिससे हम लोग किसी भी चीज का कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने मूवी टिकट का बोला, उसका भी होता है, उसको सर्विस सेक्टर में डाला जाता है, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल, अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उसका जो खर्चा होता है, ठीक है, तो वो भी हम लोग का क्या हो गया,
जो है सर्विस कॉस्टिंग में आएगा। तो ये हो गया कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया था, बट यहाँ पर जो है और भी शॉर्टकट में लिखा हुआ है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी अकाउंटिंग का ही एक प्रोसेस है, मतलब रिकॉर्डिंग का एक प्रोसेस है। फॉर एसर्टेनिंग द कॉस्ट स्टार्ट्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड एंड्स विथ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। मतलब जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनता है, सेम तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग भी बनता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग अपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसका एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं और उससे कितना इनकम हुआ वो रिकॉर्ड करते हैं, फिर रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये डेफिनेशन भी बोल सकते हो या फिर इसके आगे वाला जो डेफिनेशन है वो भी बोल सकते हो। अब कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दोनों मिला के क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब जब हम लोग टेक्निक और कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्टिंग क्या है? टेक्निक है, जब कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है उसे और कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का जो तरीका है, दोनों को मिला के उसका एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड ascertainment ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर दिया है देखो, कॉस्ट कंट्रोल एंड ascertainment ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटेंसी का क्या जरूरत है? देखो, कॉस्ट अकाउंटेंसी अगर हम लोग जो है कॉस्ट का टेक्निक यूज करेंगे और कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा ना कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो हम लोग बेचना चाह रहे हैं उस पे हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है। तो फिर उस कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं और उस कॉस्ट से उससे हमें कितना प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेच के, वो भी हम लोग एसर्टेन यानी कि फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटेंसी को हम लोग तीन चीज बोल सकते हैं एक ही साथ में, ये साइंस भी है, आर्ट्स भी है और प्रैक्टिस भी है। ठीक है, साइंस का मतलब क्या हो गया? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इसको साइंस क्यों बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी को? क्योंकि ये क्या है? ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब देखो, नॉलेज का मतलब क्या? ज्ञान। तो साइंस का मतलब क्या होता है? ज्ञान, विज्ञान जो भी होता है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है ना, ये एक तरीके का साइंस है। ठीक है, और इसको अप्लाई करने के लिए हमें स्किल का जरूरत होता है, इसीलिए ये आर्ट्स भी है, आर्ट। ठीक है, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया तो ये समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हमें अपने बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटेंसी अप्लाई करना है तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ अप्लाई करना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी हमारा एक ज्ञान विज्ञान भी है, मतलब साइंस भी है, क्योंकि ये एक नॉलेज का जरूरत होता है। इसमें बिना नॉलेज के हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और इसमें स्किल का भी जरूरत होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस का भी जरूरत होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब हुआ। अब यहाँ पर मैंने देखो बता दिया है ड्रॉ करके, सबसे छोटा जो पॉइंट होता है दैट इज होता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है? वो टेक्निक है जिसको यूज करके हम लोग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाहर क्या आ जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है जो भी प्रोडक्ट या सर्विस का हम लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट किया, उसको जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उस पे किए गए एक्सपेंडिचर और उससे हुए गए इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी को जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये दोनों चीज जब अप्लाई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये अभी बताया था, ये मैंने ड्रॉ करके यहाँ दिखाया है। कॉस्ट यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है कि हर एक चीज का ना एक यूनिट होता है। जैसे मार्केट में जाओगे, आलू खरीदोगे तो उसका यूनिट होता है केजी। ठीक है, अच्छा, मार्केट में जाओगे तेल खरीदोगे तो वो भी केजी में होता है। ठीक है, तो कुछ लीटर में होता है, कुछ किलो में होता है। ठीक है, अलग अलग चीज होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखो, अगर सीमेंट इंडस्ट्री है तो उनका जो यूनिट है वो होता है टन पर बैग। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में लीटर पर गैलन होता है। डॉक्टर जो होते हैं उनके लिए पर पेशेंट होता है, तो डॉक्टर का कॉस्ट यूनिट क्या होता है? पर पेशेंट। ठीक है, ऑटोमोबाइल मतलब जो लोग गाड़ी वाड़ी बनाते हैं तो उनके लिए क्या होता है? नंबर ऑफ कार, नंबर ऑफ ट्रक। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है, तुम लोग अपने बुक्स में देखोगे और भी काफी एग्जांपल मिल जाएगा, गूगल करोगे वहां मिल जाएगा। तो कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या है? कॉस्ट यूनिट का मतलब यही जो हमारे चीजों को डिफाइन करेगा। इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम। तो ये प्रोडक्ट, सर्विस या टाइम का जो है
यूनिट है और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन और एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो देखो ये यूनिट है प्रोडक्ट का। तो देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल जो दिया है ये सभी तुम लोग को दिखेगा प्रोडक्ट का है। ये लगातार 3, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी प्रोडक्ट है, सीमेंट प्रोडक्ट है, केमिकल प्रोडक्ट है, सर्विस में डॉक्टर वाला कंसेप्ट आ जाता है, टीचर का कंसेप्ट आ जाता है, लॉयर का कंसेप्ट आ जाता है, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर बोला है और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस का मतलब जैसे हम लोग को प्रोडक्ट भी मिला और प्रोडक्ट के साथ देखो टाइम और सर्विस के साथ टाइम। ये कैसे होता है, जैसे देखो मूवी देखने गए, ठीक है, तो मूवी देखने गए तो हॉल वाले ने हमें क्या प्रोवाइड किया, सर्विस प्रोवाइड किया, तो और लेकिन टाइम के साथ प्रोवाइड किया। ठीक है, जैसे मूवी अगर 2 घंटे का है तो 2 घंटे तक ही हमारे लिए वो सर्विस वैलिड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्विस के साथ टाइम। प्रोडक्ट के साथ टाइम कैसे होता है, जैसे मान लो कभी मान लो पार्क में बहुत सारा राइडर होता है, ठीक है, जैसे साइकिल वगैरह चलाने का भी राइडिंग होता है। ठीक है, तो अगर जाके बोलोगे कि मुझे, जैसे इको पार्क में है कोलकाता में, कि मुझे ये साइकिल राइड करना है, तो वो साइकिल दे देंगे, 100 रुपया लेते हैं शायद, कि इतने घंटे में आपको वापस आके दे देना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी दिया, साथ ही साथ उसमें क्या लगा दिया, टाइम भी लगा दिया। ठीक है, अब वो कॉस्ट यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं, पर राइडर 100 रुपए करके। ठीक है, तो उनका कॉस्ट यूनिट क्या हो गया, पर राइडर 100 रुपीज। ठीक है, तो वही बोला है इट इज ए यूनिट ऑफ, ये किस चीज का यूनिट होगा, प्रोडक्ट का, सर्विस का, या प्रोडक्ट एंड टाइम, सर्विस एंड टाइम, ये भी हो सकता है। इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन और एक्सप्रेस्ड, ताकि हम लोग अपने कॉस्ट को एक्सप्रेस कर सके। अगर मार्केट में जाके बोलोगे आलू दीजिए, तो फिर जो आलू बेच रहा है वो बोलेगा कि ये तो बताइए कितना लेना है। ठीक है, अगर नहीं बता पाते हैं कि 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, तो फिर वो मुझे दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कितना आलू चाहिए या कितना वेजिटेबल्स चाहिए, या अगर मुझे कुछ भी लेना है तो मुझे उसका यूनिट बताना पड़ता है। तो वही बोला है कि यूनिट क्यों जरूरी है कोई भी प्रोडक्ट सर्विस का, इसीलिए जरूरी है ताकि कॉस्ट को हम लोग असर्टेन कर पाए, क्योंकि जब कॉस्ट को असर्टेन करते तभी उसका यूनिट डिसाइड हो जाता है। अच्छा, कॉस्ट यूनिट के बाद नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट सेंटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जाता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब हो गया कि जिस चीज का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। इट मींस लोकेशन, पर्सन, इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट इज टू बी असर्टेन। तो अगर हम लोग किसी लोकेशन का कॉस्ट निकालते हैं, किसी पर्सन का निकालते हैं, या फिर किसी इक्विपमेंट का, या फिर ग्रुप ऑफ देम फॉर विच कॉस्ट इज टू बी असर्टेन, इट इज यूज्ड फॉर द कॉस्ट कंट्रोल पर्पस। ठीक है, जैसे कि देखो लोकेशन का, जैसे मान लो कोई एक बिजनेस है, कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया में ईस्ट में भी ब्रांच है, वेस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। ठीक है, तो अब उसको ये फाइंड आउट करना है कि ईस्ट में जो उसने ब्रांच ओपन किया है वहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कॉस्ट कितना हो रहा है, साउथ में कितना हो रहा है, नॉर्थ में कितना हो रहा है, वेस्ट में कितना हो रहा है। तो ये जो हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं ये लोकेशन वाइज निकाल रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, या फिर जगह का नाम देके भी हो सकता है। तो ये मैंने बताया लोकेशन वाइज। पर्सन वाइज, जैसे मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड पर्सन भी काम करता है, सेमी स्किल्ड भी करता है, अनस्किल्ड भी करता है। तो सेमी स्किल्ड को कितना पैसा देते हैं, अनस्किल्ड को कितना देते हैं, स्किल्ड को कितना देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सन। तो हम लोग जब इनको जो पेमेंट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पर्सन वाइज कर सकते हैं हम लोग, लोकेशन वाइज कर सकते हैं, और इक्विपमेंट वाइज भी कर सकते हैं। मान लो फैक्ट्री में 2 इक्विपमेंट लगा हुआ है, इक्विपमेंट 1 और इक्विपमेंट 2, तो इसको यूज करने का खर्चा और इसको यूज करने का खर्चा। ठीक है, फॉर विच कॉस्ट इज टू बी असर्टेन, इट इज यूज्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल पर्पस। कॉस्ट सेंटर क्यों यूज करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे कौन से जगह पे कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, चाहे वो लोकेशन वाइज पता करना हो, चाहे पर्सन वाइज, चाहे इक्विपमेंट वाइज। इससे क्या होता है, हम लोग अपने कॉस्ट को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट इनकर्ड करना तो आसान है बट कॉस्ट को कंट्रोल करना वो उतना आसान नहीं होता है। there are mainly 2 types of cost center। नॉर्मली 2 तरीके का कॉस्ट सेंटर होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। ठीक है, पर्सनल मतलब जो पर्सन्स को डिफाइन करेगा, पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स, और इम्पर्सनल का मतलब जैसे कि ये पर्सन के अलावा बाकी सब, जैसे कि लोकेशन हो गया, इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, तो पर्सनल मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर, और ह्यूमन बीइंग के अलावा अगर किसी का कैलकुलेट कर रहे हैं तो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, जिसमें जो है
लोकेशन, इक्विपमेंट, ये सब आ सकता है और भी कुछ आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, कॉस्ट सेंटर इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में किस तरीके का कॉस्ट सेंटर होता है, ठीक है, तो बोल रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होता है। ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो प्रोडक्शन का काम करता ही होगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का देखो क्या बोला है कि इट इज अ कॉस्ट सेंटर where raw material is handed for conversion into finished goods। तो प्रोडक्शन सेंटर में क्या होता है, रॉ मेटेरियल जो है वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। Here both direct and indirect expenses are incurred, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉस्ट में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हर तरीके का खर्चा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। अब आगे क्यों करेंगे, अभी क्यों नहीं करें, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बार में नहीं बता सकते, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ मेटेरियल होगा, लेबर होगा, इसीलिए हम इसको आगे जाके ही बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल यही बोला है कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन का काम करता है तो उसे अपने प्रोडक्शन का कॉस्ट सेंटर जो है वो देखना चाहिए। मतलब हम लोग को प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में कितना खर्चा हो रहा है वो फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट सेंटर का मतलब तो वही होता है जब हम लोग अपने किए गए खर्चे को लोकेशन वाइज, पर्सन वाइज या इक्विपमेंट वाइज असर्टेन करना चाहते हैं तो उसे कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन करने का कितना खर्चा है वो फाइंड आउट करना चाहिए। अब जैसे कि देखो क्या क्या हो सकता है, मशीन शॉप, मशीन से प्रोडक्शन होता है तो मशीन का कितना खर्चा, वेल्डिंग शॉप मतलब वेल्डिंग करने का कितना खर्चा, क्योंकि प्रोडक्शन के केस में ये सब खर्चा हो सकता है, वेल्डिंग का। असेंबली, असेंबली का मतलब होता है कि जैसे अलग अलग पार्ट्स को जब ज्वाइन किया जाता है, जैसे कि जो कार इंडस्ट्री होता है वहां पर होता है, ठीक है। कार इंडस्ट्री में क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है, तो असेंबली शॉप भी होता है। शॉप का मतलब है वो सेंटर, ठीक है। तो मशीन, वेल्डिंग, असेंबली, ये सब प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का एग्जाम्पल हो गया। फिर देखो सर्विस कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के साथ साथ सर्विस कॉस्ट सेंटर भी रह सकता है हम लोगों का। ये कॉस्ट सेंटर क्या है, इट इज ए कॉस्ट सेंटर विच सर्व्स एज एन एंसिलरी यूनिट टू ए प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है तो ही सर्विस कॉस्ट सेंटर होगा, ये एंसिलरी होता है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं होता है, एंसिलरी होता है। जैसे कि देखो हमारा इतना बड़ा प्रोडक्शन सेंटर है कि हम लोग अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होता है वो पावर हाउस हम लोग खुद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना रखे हैं, तो हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये हो गया सर्विस कॉस्ट सेंटर। और अगर सिंपल एग्जांपल दे, जैसे स्कूल कॉलेज में अगर कैंटीन है, ठीक है, तो स्कूल कॉलेज में मेन काम क्या होता है, पढ़ाने का। कैंटीन इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन चाहे तो वो रख सकते हैं। वो हम लोग का क्या हो गया, वो हम लोग का हो गया है सर्विस कॉस्ट सेंटर, यानी कि हम लोग का एंसिलरी कॉस्ट सेंटर, ठीक है, सर्विस कॉस्ट सेंटर। अच्छा, पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट भी हम लोग रख सकते हैं अगर हमारा उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि हम लोग कौन से वर्कर को कितना पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका पूरा कैलकुलेशन रखने के लिए हम लोग एक अलग से डिपार्टमेंट बना सकते हैं। अब देखो सर्विस कॉस्ट सेंटर वही बनाएगा जिसका बड़ा प्रोडक्शन सेंटर होगा। अगर कोई छोटा मोटा प्रोडक्शन सेंटर है, क्या वो लेबर का पेमेंट के लिए या वर्कर का पेमेंट के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाने के लिए कैपेबल है, क्योंकि डिपार्टमेंट बनाने से ही तो नहीं होगा, डिपार्टमेंट को चलाने का एक खर्चा भी होता है। तो पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो है वो भी हमें सर्विस कॉस्ट सेंटर बोला जाता है, ठीक है। तो सर्विस कॉस्ट सेंटर जो है ये हम लोग का ऐसा कॉस्ट सेंटर है जो कि एंसिलरी यूनिट की तरह काम करेगा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का। जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कैंटीन, कैंटीन जो है वो हम लोगों का सर्विस कॉस्ट सेंटर हो जाएगा अगर वो मान लो हॉस्पिटल में है या फिर हमारे कॉलेज में है, स्कूल में है, इस तरीके का, ठीक है। तो ये एंसिलरी कॉस्ट सेंटर होता है। तो अगर सर्विस कॉस्ट सेंटर हमारा है, मतलब अगर हमारे पास सर्विस यूनिट है प्रोडक्शन यूनिट के साथ, तो उसका भी हमें कॉस्ट सेंटर देखना चाहिए, मतलब उसको चलाने का कितना खर्चा हो रहा है। जैसे पावर हाउस बनाने से ही तो नहीं होगा, पावर हाउस में जो पावर जनरेट करेंगे उसके लिए हमें वर्कर को रखना पड़ेगा जो पावर जनरेट का काम करते हैं, तो उसका तो खर्चा होगा, तो वो खर्चा फाइंड आउट करना है, तो उसी को बोलते हैं कॉस्ट सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ये क्या होता है, तो बोल रहा है कि कभी कभी हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइज भी हमारे कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ एग्जांपल देखने से समझ में आएगा, हम लोग का मान लो बिजनेस सेगमेंट में दो डिपार्टमेंट है, एक है स्टोर डिपार्टमेंट, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर दो डिपार्टमेंट है, एक स्टोर है और एक हम लोग का
मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो स्टोर डिपार्टमेंट में मिस्टर ए को हेड कर दिया गया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मिस्टर बी को हेड कर दिया गया है। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टोर को संभालना, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन को संभालना। तो हम लोगों ने क्या किया, अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मिस्टर ए को रखने का कितना खर्चा लग रहा है, मेरा कितना कॉस्ट लग रहा है, मिस्टर बी को रखने का मेरा कितना कॉस्ट लग रहा है। तो ये जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लोग उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस फॉर विच रेस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइंड टू ए स्पेसिफिक पर्सन। अगर बिजनेस को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया जाए और वहां पर हम लोग अलग अलग पर्सन को असाइन कर देते हैं स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और फिर उसका कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट सेंटर, जैसे कि ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी समझा। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, प्रॉफिट सेंटर। मतलब अगर हम लोग बिजनेस में अगर प्रॉफिट कितना है वो फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे करेंगे, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ठीक है, उसका दो बिजनेस सेगमेंट है, एक मान लो मोबाइल और एक मान लो लैपटॉप। मोबाइल भी बेचता है, लैपटॉप भी बेचता है, ठीक है। तो मोबाइल बेच के कितना प्रॉफिट कमा रहा है, लैपटॉप बेच के कितना प्रॉफिट कमा रहा है, जब हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर। ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस, ये सेगमेंट हो गया, तो दो से ज्यादा भी हो सकता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज दैट इज कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट तभी निकाल सकते हैं ना जब मुझे क्या पता चलेगा, रेवेन्यू और उसके साथ साथ कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब सेल, सेल और कॉस्ट पता चलेगा तभी तो प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो बोल रहा है ये ऐसा बिजनेस सेगमेंट है जो रेस्पॉन्सिबल होता है ऑल एक्टिविटीज के लिए। ऑल एक्टिविटीज क्यों, क्योंकि कॉस्ट में जो है कॉस्ट रिलेटेड सारा एक्टिविटी आएगा, ये सेल रिलेटेड सारा एक्टिविटी आएगा। तो सारे एक्टिविटी को जब हम लोग इंक्लूड करेंगे तभी तो प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो वही बोल रहा है ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज दैट इज कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया, ये देखो ये आगे मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हैविंग प्रॉफिट सेंटर। ये देखो उनका मोबाइल डिवीजन है, कंप्यूटर डिवीजन है, इट इज आल्सो कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट सेंटर। इसको इन्वेस्टमेंट सेंटर भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों इन्वेस्टमेंट सेंटर बोला जाता है, क्योंकि निकालना क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर मैंने इस बिजनेस में मान लो 1 करोड़ का खर्चा किया है, ठीक है, अब हम आराम से इसका रिटर्न निकाल सकते हैं। रिटर्न निकालने का मतलब ही हो जाएगा प्रॉफिट की इतना लगा कि कितना मुझे रिटर्न मिला। मान लो मुझे रिटर्न मिला 1.5 करोड़, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 0.5। ठीक है, तो इसको हम लोग इसीलिए इन्वेस्टमेंट सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर ही इन्वेस्टमेंट सेंटर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए तो इन्वेस्टमेंट पता करना ही पड़ेगा कि कितना है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच ए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑब्जेक्ट में भी प्रोडक्ट, सर्विस, ए प्रोजेक्ट, ए ब्रांड, ए कैटेगरी, एक्टिविटी, ए डिपार्टमेंट और ए प्रोग्राम एटसेट्रा। मतलब क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट में भी ये प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर हम इस पेन का कॉस्ट निकाल रहे हैं तो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया ये पेन। हम एक स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, मेरा कितना खर्चा लगेगा ये अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया मेरे स्टूडेंट को प्रोवाइड करने वाला सर्विस। ठीक है, अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मान लो हम कहीं फैक्ट्री लगवा रहे हैं, ठीक है, मेरा एक प्रोजेक्ट है कि ये फैक्ट्री मुझे यहाँ लगवाना है, तो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो प्रोजेक्ट। मेरा कोई ब्रांड है उसका कॉस्ट निकाल रहे हैं तो वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है। तो अगर तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर में ना ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। वहां भी तो हम लोग जिस चीज का कॉस्ट निकाल रहे थे उसे कॉस्ट सेंटर बोल रहे थे, यहाँ पर भी वही बात है, जिस चीज का कॉस्ट निकालेंगे उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फिर दोनों का अलग से क्यों पढ़ना है, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है अगर हम लोग ब्रॉडली बोले तो उसे बोलते हैं कॉस्ट सेंटर, और अगर नैरोली बोले तो उसे बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं आया, बताते हैं। देखो यहाँ एक एग्जांपल लिया है, मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोकेशन वाइज वेस्ट बंगाल में जितने सारे एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है,
तो देखो जितना लोकेशन वाइज वेस्ट बंगाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, अगर हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहे कि जितने सारे एसबीआई का ब्रांच है उसको चलाने का खर्चा कितना है, ठीक है, तो वो हम लोग का हो गया कॉस्ट सेंटर। ठीक है, हम लोग लोकेशन वाइज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल में जितने एसबीआई का ब्रांच है उसका कितना खर्चा है, या फिर मान लो दूसरे किसी स्टेट में, बॉम्बे में, दिल्ली में, ठीक है, तो लोकेशन वाइज जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट सेंटर। लेकिन अगर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कोलकाता में किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे ये केष्टपुर है, ठीक है, तो कोलकाता में केष्टपुर में एसबीआई का जो ब्रांच है वहां पर जो डिपार्टमेंट है, जैसे बैंक में काफी सारा डिपार्टमेंट होता है, डिपॉजिट डिपार्टमेंट होता है, विथड्रॉल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, लोन डिपार्टमेंट होता है, तो ये हर एक डिपार्टमेंट में एक एक पर्सन को रखने का खर्चा कितना है, जैसे डिपॉजिट डिपार्टमेंट का जो हेड है या फिर हमारा दूसरे कोई डिपार्टमेंट का हेड है, तो जब हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नैरोली डिफाइन होता है, फिर हम लोग उसे कॉस्ट यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज क्यों ना फाइंड आउट करो, कॉस्ट सेंटर करो या कॉस्ट ऑब्जेक्ट करो, ठीक है, नैरोली बोलो या ब्रॉडली बोलो, आना तो है मैं उसे कॉस्ट यूनिट में ही, क्योंकि जब मुझे निकालना है तो मुझे उसको डिफाइन तो यूनिट से ही करना पड़ेगा कि मेरा जो खर्चा हो रहा है, मैंने बोला 10,000 खर्चा हो रहा है, तो 10,000 कैसे, मतलब 10,000 पर पर्सन, 10,000 कुछ और, वो तो मुझे बताना पड़ेगा ना, तो इसीलिए कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे छोटा पॉइंट कॉस्ट यूनिट ही होता है, और बेसिकली देखा जाए तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट में वैसा कोई फर्क नहीं होता है। ब्रॉडली मतलब अगर थोड़ा बड़े पैमाने पे देखें तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट सेंटर, क्योंकि सेंटर जो है वो लोकेशन वाइज होता है, जैसे मैंने बोला ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब उस ईस्ट में भी अगर मुझे एनालिसिस करके अंदर जाना है तो फिर वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यूनिट सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, जो भी चीज का कॉस्ट क्यों ना निकाले उसका यूनिट फाइंड आउट करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, बिना यूनिट के कोई भी चीज किसी काम का नहीं है। फिर देखो कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे कॉस्ट को कम या ज्यादा कर सकता है। जैसे कि देखो अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा खर्चा होता है तेल का। ठीक है, तो अब ये तेल जो है चाहे डीजल से गाड़ी चले चाहे पेट्रोल से चले, ठीक है, अब ये जो तेल का खर्चा है ये खर्चा हमारा कम ज्यादा कैसे होता है, गाड़ी कितना किलोमीटर चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया, किलोमीटर ड्रिवन। ठीक है, जितना किलोमीटर गाड़ी चलेगा उतना ही हमारा खर्चा ज्यादा या कम होगा, कम चलेगा कम होगा, ज्यादा चलेगा ज्यादा होगा। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, ये एक ऐसा फैक्टर है और वेरिएबल विच अफेक्ट्स लेवल ऑफ कॉस्ट। जनरली इट इज एन एक्टिविटी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखोगे तो समझ जाओगे। Example of this could be how the amount of water your office uses in a month determines the price of your water bill. जैसे किसी के ऑफिस में जो पानी का बिल आ रहा है, ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना पानी कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, the unit of water are the cost driver and the water bill is the cost. तो बोल रहा है कि मेरे ऑफिस में पानी का जितना भी बिल आ रहा है, ठीक है, तो वो तो पानी के कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मेरा कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया, पानी। ठीक है, पानी जितना ज्यादा कंज्यूम होगा बिल उतना ज्यादा आएगा, और जो बिल आ रहा है वो हो गया उसका कॉस्ट। मतलब कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कंजम्पशन। ठीक है, कि ज्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं, अगर ज्यादा पानी, जैसे नॉर्मली गर्मी में लोग ज्यादा पानी पिएंगे तो बिल ज्यादा आएगा, और अगर थोड़ा वेदर जो है या फिर ठंडे का मौसम रहेगा तो ऑब्वियसली लोगों को पानी प्यास कम लगेगा तो वो कम पानी पिएंगे तो बिल भी कम आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया, पानी का कंजम्पशन, और कॉस्ट क्या हो गया, वाटर बिल। जैसे मैंने गाड़ी का बोला तो गाड़ी का तेल, मेन खर्चा तो तेल का ही होता है, अब गाड़ी कितना ज्यादा चल रहा है या कम चल रहा है, दैट इज द कॉस्ट ड्राइवर, और कॉस्ट क्या हो गया, तेल का बिल। ठीक है, तो कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कुछ नहीं, कॉस्ट ड्राइवर एक ऐसा फैक्टर है या फिर एक ऐसा वेरिएबल है जो हमारे कॉस्ट को इफेक्ट करता है, मतलब पानी का कंजम्पशन, ऑयल का कंजम्पशन, दैट इज द कॉस्ट ड्राइवर। इसके ऊपर इंटर में अलग से चैप्टर ही होता है कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर। अच्छा, अब कॉस्ट कंट्रोल देखो क्या होता है, तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है, हम लोग जो कॉस्ट इनकट कर रहे हैं उसे हमें कंट्रोल में रखना है। इट इज अ प्रोसेस टू एंश्योर दैट एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन इफ कॉस्ट एक्सीड एस्टिमेशंस और एक्शंस टू बी टेकन इफ कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द एक्सपेक्टेड लेवल। मतलब क्या बोल रहा है, सीधा बात ये है
कि कॉस्ट को कंट्रोल करो। मतलब अगर हम लोगों ने जितना खर्चा सोचा था उससे हमारा खर्चा ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लो एक नॉर्मल एग्जांपल देते, सभी का घर चलाने का अपना अपना एक खर्चा हो रहा है, लेकिन अगर हमारा वो खर्चा ज्यादा हो रहा है, मान लो किसी का घर चलाने का खर्चा है मंथली 20,000 पर मंथ, और वो क्या हो रहा है, एक्सीड हो जा रहा है, देखा गया कि इस बार तो मेरा 25,000 का खर्चा हो गया, ठीक है, अगर कोई कैलकुलेट करता है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए ऑब्वियसली। तो उसके लिए मुझे नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा कि अननेसेसरीली मैंने कहीं कुछ खर्चा तो नहीं कर दिया, 20,000 का खर्चा मेरा 25 कैसे हो गया। तो वही बोल रहा है, इट इज अ प्रोसेस टू एंश्योर दैट एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन इफ कॉस्ट एक्सीड एस्टिमेशन और एक्शंस टू बी टेकन इफ कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सीड। अगर एक्सीड हो रहा है तो भी एक्शन लो, अगर एक्सीड होने वाला है तो भी एक्शन लो, ताकि हम लोग जितना खर्चा चाहते हैं उतने में ही हमारा खर्चा रहे, दैट इज कंट्रोल। तो नाम से ही पता चल रहा है कॉस्ट कंट्रोल। फिर कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, तो देखो कंट्रोल करना क्या है, कंट्रोल करने के लिए हमें खर्चा जितना है उतना रखना है, मतलब मुझे 20,000 के अंदर ही रखना है। लेकिन रिडक्शन का मतलब क्या, हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि मेरा मंथली खर्चा 20,000 से कम के 15,000 हो जाए, तो ये तो एक अचीवमेंट हुआ ना, ठीक है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है, जैसा है उतने में ही रहे, लेकिन रिड्यूस करना क्या होता है, अचीवमेंट होता है। तो अगर हम लोग अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर पा रहे हैं तो वो तो पहला बात है कि वो हम लोग क्या बोलेंगे, एक अचीवमेंट है हमारे लिए। तो मतलब नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे तो है, बिजनेस के लिए भी देखोगे तो है, क्योंकि अगर हम लोग कॉस्ट रिड्यूस कर पा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ए परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन हाँ, क्या करना है, देखो मैंने मेरा 20,000 का खर्चा 15,000 कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ भी खाएंगे, मतलब लो क्वालिटी का चीज खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो मेरा डॉक्टर के पास खर्चा होगा, ठीक है, तो वो तो नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए देखो यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि हम लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट जरूर कम करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, लेकिन कम करने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं ये पेन मान लो मुझे मिल रहा है कहीं पर 1,000 रुपए का, लेकिन वो चलता ही नहीं है, 1 मिनट चलता है, 2 मिनट नहीं चलता है, तो क्वालिटी नहीं है, पेन देखने में तो वैसा है, मतलब उन्होंने प्रोडक्ट का प्राइस तो कम किया है बट कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। सर्विस के केस में भी वही होगा। ऐसे मान लो कि कहीं मेला में जाके ऐसे कोई राइडर में चढ़ गए जो कि सस्ते का तो है लेकिन अच्छा चलता ही नहीं है, ठीक है, तो हमें सर्विस या प्रोडक्ट जो भी बेचना है बेच सकते हैं, और ऑब्वियसली हमें कॉस्ट को रिड्यूस करने का कोशिश करना चाहिए, बट वो एक अचीवमेंट होता है, मतलब बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए करना चाहिए। Permanent and genuine savings in cost, manufacture, administration, distribution, and selling bought about by estimation of wasteful is essential element। मतलब क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है परमानेंट एंड जेन्युइन सेविंग्स इन कॉस्ट। तो हम लोगों को अगर अपने कॉस्ट को कम करना है वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए, मतलब एक बार कैसे भी कष्ट करके कम कर दिए फिर उसके बाद सेम वही बढ़ गया, वैसा नहीं होना चाहिए, और जेन्युइनली हमें अपने कॉस्ट में सेविंग्स करना चाहिए। Manufacturer, administration, distribution and selling brought about by estimation of wasteful and इनएसेंशियल एलिमेंट। हमें क्या करना चाहिए, हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कॉस्ट को कम कर कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा कोई वेस्टफुल आइटम है उसका एस्टिमेशन करना चाहिए कि कहीं हम लोग कुछ वेस्टफुल आइटम का तो यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ इनएसेंशियल एलिमेंट का तो यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने घर का एग्जांपल दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग फालतू का खर्चा कर रहे हैं इसीलिए हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है। तो कॉस्ट सेविंग्स करने का मतलब है अगर कुछ बेकार का खर्चा कर रहे हैं या कुछ इनएसेंशियल एलिमेंट का यूज कर रहे हैं तो उसे हमें क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में हो रहा है या सेलिंग में हो रहा है। जैसे हम लोगों ने काफी महंगा पैकिंग कर दिया, उतने का जरूरत ही नहीं है, इस वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ जा रहा है प्रोडक्ट में काफी, तो ये सेलिंग के केस में हो गया। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया अपने प्रोडक्ट को और उसके लिए जो डिलीवरी वैन वगैरह रखा वो काफी कंफर्टेबल रख दिया, काफी खर्चा हो गया, इस वजह से हम लोगों का कॉस्ट बढ़ गया, फिर वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए। नेक्स्ट हो गया कॉस्ट का एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है, बोल रहा है कॉस्ट इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल और चार्जेबल टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर इज चार्ज टू दैट कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन। मतलब सिंपल सा बात है, मान लो ये एक फैक्ट्री है जो कि रेंट पे चलता है, ठीक है, इसका रेंट है 10,000, ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये पूरे जगह का रेंट हम लोग का कितना है 10,000 है, ठीक है। तो अगर मुझे
यहाँ पर कॉस्ट एलोकेट करना है तो हम कितना बोल देंगे, कॉस्ट कितना है 10,000। तो या फिर देखो ये तो मैंने फैक्ट्री का बताया, चलो और एक चीज भी बता देते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोगों ने फर्नीचर बनाया, ये बेंच बनाया, ठीक है, ये बेंच हम लोगों ने बनाया, ठीक है, इसमें ये जो लकड़ी लगा हुआ है, ठीक है, ये जो वुड लगा हुआ है, ये वुड है, ये मान लो 1,000 रुपए का है, ठीक है। तो इसमें ये पूरे बेंच को बनाने में जो रॉ मेटेरियल यानी कि जो वुड लकड़ी लगा है वो कितने रुपए का है, 1,000 रुपए का है। तो इस बेंच में 1,000 रुपए का कॉस्ट हम लोगों को एलोकेट करना है रॉ मेटेरियल के तौर पे। तो कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल, और ये बेंच देखने से हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कितने रुपए का लकड़ी लगा है, 1,000 रुपए का, ठीक है। और चार्जेबल टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर मेरा क्या हो गया, जिस चीज का कॉस्ट निकाल रहे, कॉस्ट सेंटर हो गया मेरा टेबल, ठीक है। इस चार्ज टू दैट कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन। हम लोग इस टेबल में 1,000 रुपए का कॉस्ट लकड़ी का ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ एक एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल इसमें क्या था, टेबल वुड था, ठीक है। अब इसका एग्जांपल यहाँ पर दूसरा दिया है मैंने, केमिकल इन सोप। जो हम लोग साबुन यानी सोप बनाते हैं उसमें केमिकल लगता है, तो केमिकल क्या हो गया, सोप बनाने का रॉ मटेरियल हो गया। तो उस रॉ मटेरियल के खर्चे को जब हम लोग उस साबुन में ऐड करेंगे या सोप में ऐड करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। और उसके बाद देखो कॉस्ट एपोर्शनमेंट है। कॉस्ट एपोर्शनमेंट क्या होता है, when cost can't directly be identifiable। जैसे देखो मैंने अभी ये बेंच दिखाया ना तुम लोग को, या वो टेबल जो भी बोलो, ठीक है। तो ये जो फर्नीचर है इसमें लकड़ी कितने का लगा है वो हम लोग बता सक रहे हैं, लेकिन इस फर्नीचर को बनाने के टाइम पे हम लोगों ने ना कुछ ग्लू यानी फेविकॉल का यूज किया, कुछ जो है नेल्स यानी कीलर वगैरह का यूज किया। तो ये बेंच को देख के ना हम लोग ये नहीं बता सकते डायरेक्टली कि इसमें कितने रुपए का फेविकॉल का खर्चा हुआ है या कितने सारे किल लगे हुए हैं वो उसका कितना, क्योंकि जो किल वगैरह होता है ना वो किलो में आता है, वो कोई एक एक पीस बहुत कम, हाँ एक एक पीस में जो आएगा, जैसे मान लो कुछ महंगा किल वगैरह है वो तो पर पीस हमें पता चलेगा कि 10 रुपया 15 रुपया, लेकिन अगर किलो में आ रहा है, जैसे फेविकॉल हम लोगों ने एक 10 किलो का डब्बा खरीद लिया, ठीक है। अब फेविकॉल का यूज कर रहे हैं जहां पर जिस फर्नीचर में जितना लग रहा है, तो इस फर्नीचर को देख के ये बताना, जैसे ये फर्नीचर को भी देख के ये बताना मुश्किल है कि इसमें पेस्टिंग करने के लिए फेविकॉल का खर्चा कितना हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कितने का लकड़ी लगा है वो कारपेंटर इजीली बताएगा। जैसे टेलर के पास ड्रेस सिलवाने जाते हो तो टेलर ये बता देगा कि इस ड्रेस को बनाने का वो चार्जेस कितना लेगा, लेकिन अगर उससे पूछे ना कि मुझे थोड़ा सा बाइफरकेट करके बताइए तो ये ड्रेस को बनाने में आपने कितने रुपए का जो है थ्रेड यूज किया है यानी धागा, तो वो नहीं बता सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं है थ्रेड का खर्चा बताना, उसे हमें करना पड़ेगा एपोर्शनमेंट। तो इस चीज को बोलते हैं एपोर्शन करना, मतलब जो खर्चा हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसको बोलते हैं एपोर्शन करना। जैसे कि देखो यहाँ पर मान लो एक फैक्ट्री है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है और यहाँ एक इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, तो जो बिल आएगा वो हमें पता चलेगा। मान लो यहाँ 1,000 रुपीज का बिल आया या 1,500, ये हम लोग पता कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो ये पूरे सेक्टर दो पार्ट में डिवाइड तो है लेकिन सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ नहीं है, और इलेक्ट्रिक मीटर बाहर एक ही जगह पे लगा हुआ है और बिल आया है 2,500, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ का बिल कितना है, यहाँ का बिल कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई सूटेबल बेसिस पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 5 लाइट पॉइंट्स है, ठीक है, और यहाँ पर 2 लाइट पॉइंट्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइट पॉइंट के बेसिस पे से डिवाइड कर देंगे, 5:2 में 2,500 को डिवाइड कर देंगे। मतलब हम कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, एपोर्शन यानी डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सेपरेटली कितना कितना बिल आया, क्योंकि मेरे पास सेपरेट मीटर था ही नहीं। तो वही चीज बोल रहा है, व्हेन कॉस्ट कांट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल, डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, अगर सेपरेट होता तो कर लेते। तो किसी कॉस्ट सेंटर के लिए अगर हम लोग कॉस्ट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, देन सच कॉस्ट इज चार्ज टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर ऑन सम प्री डिटरमाइंड बेसिस। जैसे मैंने पहले ही सोच लिया था, लाइट पॉइंट के बेसिस पे ना हम अपनी इलेक्ट्रिक बिल को डिवाइड कर लेंगे। या फिर मान लो इतना बड़ा एक बिल्डिंग है जिसका रेंट आता है 1,00,000 रुपया, और यहाँ पर ऐसे 4 शॉप है, ठीक है। अब 4 शॉप मिलके ये पूरा जगह रेंट पे ले दिए, लेकिन जो ओनर है वो तो बोल रहा है हम तो 1,00,000 लेंगे। अब आप लोग समझ लो आप लोग कौन कितना दोगे। तो मान लो ये
फ्लोर जो है 1000 स्क्वायर मीटर का है, ठीक है, ये 900 स्क्वायर मीटर का है, ये मान लो 1500 स्क्वायर मीटर का है और ये मान लो 2000 स्क्वायर मीटर का है, तब ये रेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये स्क्वायर मीटर के बेसिस पे कर सकते हैं। तो कोई ना कोई सूटेबल प्री डिटरमाइंड बेसिस पे हमें अपने कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ेगा, जब हम लोग डायरेक्टली उसे अपोर्शन करना पड़ेगा, जब डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते। अगर वो ओनर खुद ही बता देता कि इस फ्लोर का 50,000, इस फ्लोर का 25,000, तब तो काम खत्म था, तब तो हो गया एलोकेशन, ठीक है। और जब नहीं बता रहा है तो हम लोग खुद एक कोई डिटरमाइंड बेसिस पे इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्री डिटरमाइंड बेसिस पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट एपोर्शन में। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, फैक्ट्री रेंट इज एपोर्शन टू डिफरेंट डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। जैसे फैक्ट्री रेंट को हम लोग एरिया, जैसे अभी मैंने दिखाई, इतना स्क्वायर मीटर, इतना स्क्वायर मीटर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एपोर्शन इन डिफरेंट डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पॉइंट, ठीक है। ऐसे अलग अलग बेसिस हो सकता है, अलग अलग बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं, और ये बच्चा बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन से लेके, या इसका और एक क्लास लगेगा, और भी है, ये एक ही पीडीएफ है, तो हम ये पीडीएफ तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे। तो आज जितना पढ़ाया है उतना तुम लोग को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, और इससे एमसीक्यू आता है कॉस्ट से। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय Hi, ma'am. बाय।